हेलो फ्रेंड्स, आज हम जावा विथ ब्लूजे क्लास 10th ऑफ ICSE सिलेबस के चैप्टर नंबर 3 यानी कि एरेज की स्टडी करेंगे। एन एरे इन जावा इज ए कंपोजिट डेटा टाइप। तो जावा के अंदर एरे जो होता है वह एक कंपोजिट डेटा टाइप भी होता है। जावा में एरे को डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। डायमेंशनल एरे के दो टाइप्स हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे और डबल डायमेंशनल एरे। डायमेंशनल एरे इज ए कंसेप्ट ऑफ यूजिंग ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विथ द सेम डेटा टाइप। जैसे हम किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हमको इकट्ठे यूज़ करने हो तो उसके लिए हम डायमेंशनल एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो सभी एक ही तरह के डेटा टाइप के होंगे। जैसे अगर हमें एक एरे ऑफ इंटीजर्स डिक्लेयर करना हो तो हम कैसे करेंगे? इंट n स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू इंट 10 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पे हमने n नाम का एक इंटीजर एरे डिक्लेयर किया जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स होंगे। उसी तरह से हम एरे ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फ्लोट o स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू फ्लोट 10 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। char p स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू char 10 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। एरे ऑफ कैरेक्टर्स। अब हम एरे ऑफ स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करेंगे। स्ट्रिंग q स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग 10 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पे अगर एक बात आप नोटिस करोगे तो ये जो कीवर्ड्स हैं इंट, फ्लोट और char ये सभी स्मॉल लेटर्स में हैं, जबकि स्ट्रिंग जो है वह कैपिटल है। तो जब हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं जैसे कि इंट n इक्वल्स टू न्यू इंट इन स्क्वायर ब्रैकेट 10, तो यहाँ पे हमने 10 एलिमेंट्स का एरे डिक्लेयर किया है, यानी कि इसके अंदर 10 वेरिएबल्स होंगे। तो जावा के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए हमको हर एक वेरिएबल को अलग नाम जरूरी होता है, जैसे कि हमने पहले देखा है। तो ये इस एरे के 10 नाम होंगे। वो किस प्रकार होंगे? ये नाम शुरू होंगे 0 से, N0, N1, N2, N3, N4 से लेके N9 तक। तो अगर 10 एलिमेंट्स का एरे आपने डिक्लेयर किया तो उस एरे का पहला एलिमेंट होगा N0 और लास्ट एलिमेंट होगा N9। तो ये 0, 1, 2 जो है इसको इंडाइसेस कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। और N0 से लेके N9 तक जो है ये एरे के एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये 10 वेरिएबल्स हैं अलग अलग नाम से, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और स्टोर किया हुआ डेटा हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो एक बार हमने कोई एरे को डिक्लेयर किया, उसके बाद में हम उसमें डेटा इनपुट कर सकते हैं। 4 अलग अलग पद्धतियां हैं डेटा इनपुट करने के। यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, डिक्लेयर किए हुए एरे के अंदर डेटा इनपुट करने के लिए हम असाइनमेंट स्टेटमेंट्स का सहारा ले सकते हैं, या फिर हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। फंक्शन आर्ग्यूमेंट यह ब्लूजे स्पेसिफिक है। या फिर हम इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम स्कैनर क्लास का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन 4 अलग अलग पद्धतियों से हम डिक्लेयर किए हुए एरे में डेटा इनपुट कर सकते हैं। अब हम असाइनमेंट स्टेटमेंट का प्रयोग करके एरे के एलिमेंट्स में वैल्यूज़ हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं देखेंगे। अगर हमें असाइनमेंट स्टेटमेंट का प्रयोग करना है तो हमको डेटा वैल्यूज़ प्रोग्राम के अंदर ही डिफाइन करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए इंट m इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू 7, 15, 9, 8, 22। तो इस तरह से हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स की वैल्यूज़ डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉमा सेपरेट करके। तो इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट वाला इंटीजर एरे डिक्लेयर किया और उसको वैल्यूज़ भी असाइन की। तो इसके जो इंडेक्स होंगे, इंडाइसेस होंगी, इसका जो इंडेक्स है वह 0 है, इसलिए ये जो वैल्यू है वह M0 की है, यह M1 की है, M2, M3, M4। इस तरह से एरे के एलिमेंट्स को ये वैल्यूज़ जो है असाइन होंगी। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। पब्लिक क्लास सम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स इंट आई सम इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने आई और सम नाम से 2 इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और सम को हमने 0 से इनिशियलाइज किया। अब हम x नाम से एक इंटीजर
एरे डिक्लेयर करेंगे। इंट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स 7, 5, 3, 2, 1। तो यहाँ पे हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट का प्रयोग किया है एरे डिक्लेयर करने के लिए और उसको वैल्यूज़ असाइन करने के लिए। तो इसको हम डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर ही यह वैल्यूज़ इस तरह से इंटर कर सकते हैं। अब इन एरे एलिमेंट्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए हम इस एरे के जो एलिमेंट्स हैं इन वैल्यूज़ को हम जोड़ के देखेंगे। इसलिए हम फॉर लूप का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने फॉर लूप के लिए एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई। फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 5, आई डबल प्लस। तो यहाँ पे हम देखें 1, 2, 3, 4, 5 हमारे एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसके जो इंडेक्स है 0 से लेकर 4 तक है। तो इसलिए आई को अगर हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया है, अगर हमने आई को 0 से स्टार्ट किया है तो ये एंड होगा 4 तक। इसलिए लूप के अंदर या तो हम आई इज़ लेस देन 5 लिख सकते हैं या फिर आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। तो आई 0 से लेके आई 4 तक के ये इनके इंडेक्स हैं, इंडाइसेस हैं। तो फॉर की कंडीशन लिखने के बाद में यहाँ पे हम करली ब्रैकेट्स का प्रयोग कर सकते हैं अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हमको एग्जीक्यूट करने हो। लेकिन अगर फॉर लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो ये बिना करली लूप के भी चल जाता है। फॉर लूप की कंडीशन के बाद में अगर आप करली ब्रैकेट्स नहीं लिखेंगे तो उसके बाद की जो स्टेटमेंट है उसको लूप के भीतर की स्टेटमेंट माना जाएगा और वह लूप के अंदर एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स ऑफ आई। एक्स ऑफ आई यानी हमारा जो एक्स नाम का जो इंटीजर एरे है इसमें आई की वैल्यू 0 से लेके 4 तक पुनरावृत्ति होगी इसकी और उसकी वैल्यू को सम के अंदर ऐड किया जाएगा। तो जब ये फॉर लूप 5 बार इसकी आवृत्ति होगी उस समय हमको सम के अंदर इन सारे वैल्यूज़ का जोड़ हमको मिल जाएगा। उसके बाद का जो स्टेटमेंट है वह फॉर लूप के बाहर माना जाएगा और सम की आवृत्तियाँ पूरी होने के बाद में यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ एरे इक्वल्स टू सम। तो इस तरह से हमको यहाँ पर सम का टोटल मिल जाएगा। यहाँ पे 2 चीज़ें मार्क करने जैसी हैं। अगर प्रोग्राम के भीतर ही आपको एरे के एलिमेंट्स में वैल्यूज़ ऐड करनी है तो इस तरह से कर सकते हैं। इंट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। अगर इंटीजर एरे होगा तो यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे, अगर स्ट्रिंग एरे होगा तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं। और साथ ही अगर फॉर लूप के बाद में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए अलग से हमको करली ब्रैकेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है।